नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज़ बिहार झारखंड और मैं कुमुद कुमार चौधरी सन ऑफ मिथिला। नगर निकाय के चुनाव के क्रम में आज हम पहुंचे हैं जनकपुर रोड नगर परिषद के उप सभापति के उम्मीदवार आशीष कुमार के, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो उम्मीदवारी दी है उप सभापति पद के लिए, वो इनका विज़न क्या है, इनका कुछ रोड मैप तो होगा ही। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है इनके बारे में कि ये अपना बहुत लाखों का पैकेज छोड़कर समाज सेवा के क्षेत्र में आए हैं, तो हम इन्हीं से जानना चाहते हैं विशेष जानकारी आशीष कुमार जी से ही। तो आशीष जी, हम अपने दर्शकों को और आपके मतदाताओं को ये जानकारी देना चाहते हैं आपके विषय में कि सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए कि आपको आपके मतदाता और आपके जो हमारे दर्शक जो भी हैं वो आपको सही से जान पाएँ, देख पाएँ, समझ पाएँ। वैसे तो मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ आपके बारे में। जी नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। बेसिकली मैं रहने वाला तो यहीं का हूँ। मेरी जो जन्मभूमि है वो यही है, बिहार में ही, सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी का जो ये क्षेत्र है पुपड़ी। कर्मभूमि मेरी अलग अलग जगहों पर रही है। अभी पिछले कुछ सालों से मैं दिल्ली में कार्यरत था और मैं स्टार्टअप में एक कोर टीम मेंबर था, जहां मेरा लाखों का पैकेज था, जिसको मैंने ड्रॉप किया है। बेसिकली 2 लाख मंथली मैंने छोड़ी है क्योंकि मेरा विज़न था, मैं मिशन पे हूँ जिसमें मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं समाज के लिए, जहाँ जो मेरी कर्मभूमि है, जो जन्मभूमि है, वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आगे चल के देश हित के लिए भी मैं कर पाऊँ, बट शुरुआत तो कहीं छोटे से ही करनी होगी। तो इसीलिए मैंने कुछ साल पहले NGO की स्थापना की, उसके माध्यम से मैं समाज सेवा करता आया हूँ। और मुझे लगा कि उसको और बहुत आगे बढ़ाने का जो एक जरिया है वो नगर परिषद का चुनाव, और इसमें अगर विजय मिलता है तो ये हो सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत लोगों तक मैं जो सोचता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, वो मैं पहुँचा सकता हूँ। मैं आपको रोकना चाहता हूँ, मैं आपसे कोई एक और प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप जब इस समाज सेवा के क्षेत्र में आए और इस क्षेत्र को ही चुने, तो सभापति के पद पर क्यों नहीं, और फिर या तो फिर जब नीचे से ही शुरुआत करनी थी तो फिर वार्ड पार्षद के रूप में क्यों नहीं? आप तो बीच वाला पद उप सभापति का पद चुन रहे हैं, ऐसा क्यों? जी बहुत अच्छा सवाल है ये, और कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत लोगों के जहन में है, किसी ने पूछा नहीं आज तक। अच्छा वो आपने पूछ दिया। तो देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सभापति का उम्मीदवार मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आपको होना चाहिए था, लेकिन मेरी जो सोच है वो ग्राउंड जीरो से शुरुआत करने की है। और मैं एक ग्राउंड जीरो कार्यकर्ता समझ के शुरुआत करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने सर्वप्रथम वार्ड को ही चुना था। तो अगर आप किसी से पता करेंगे मेरे एरिया में, तो वो आपको बताएंगे कि मैंने जो सर्वप्रथम चुना था, वार्ड चुना था, क्योंकि वार्ड महिला सीट हो गया यहाँ पे। इसके वजह से मुझे वार्ड में नहीं मैं कर सकता था और मुझे वहाँ से हटना पड़ा। तो उसके बाद उपसभापति सारे लोगों का था कि आप उपसभापति में आइए, और उपसभापति से आप पूरे क्षेत्र के लिए, क्योंकि चूँकि आप अपने गांव के लिए तो सोचते ही हैं, और कहीं ना कहीं आपके जैसे लोगों को पूरे क्षेत्र के लिए आना चाहिए। और इस पे लोगों ने मोटिवेट किया और फिर मैं उपसभापति के लिए तैयार हो गया। सभापति मुझे लगा कि बहुत अभी उसके लिए मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, और बहुत सारे दिग्गज हैं उस क्षेत्र में पहले से, तो कहीं ना कहीं मुझे वो सारी चीज़ें सीखनी है। उसके लिए उपसभापति में अगर लोगों ने मौका दिया तो 5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मुझे लगता है डेफिनेटली अगले बार सभापति के पद तक लेके जा सकता है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, हो सकता है इससे किसी की भावनाएं आहत हो, बट हाँ, मतलब सभापति में बहुत बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग हैं, और उपसभापति मुझे लगता है कि मेरे लिए एक सही समय है शुरुआत का। चलिए, हमारी शुभकामना भी आपके साथ है, लेकिन उप सभापति के इस मैदान में भी एक से एक दिग्गज ही कहेंगे, आपके अपने समाज से भी हैं जो आपको टक्कर देने के तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए, सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी दावेदारी है, सारे लोग अपना दावा रख रहे हैं। मैंने जैसा बोला कि मैं एक विजन पे हूँ, मेरा एक मिशन है जिस पे मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की जो बुनियादी ढांचे हैं उनको दुरुस्त करना चाहता हूँ। मैं
जो बेसिक सुविधाएं हैं लोगों के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, इन सारी सुविधाओं पे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड से एक इंजीनियर हूँ और टेक्निकली आप देखेंगे तो एक इंजीनियर इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तरीके से डेवलप कर सकता है। चूँकि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे सहपाठी हैं जो अलग अलग, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, तो मुझे लगता है कि मैं बिना सरकारी तंत्र के प्रयोग के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने लोगों के मदद से कर सकता हूँ। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जब तक सहायता सरकार की तरफ से ना मिले तब तक ना हो ऐसा। उप सभापति के लिए जितने भी उम्मीदवार हैं सभी दावे कर रहे हैं कि मेरी जीत होगी तो मेरी जीत होगी, और दावा करना जायज़ भी है, क्योंकि राजनीति में सभी जब तक रिजल्ट ना निकल जाए तब तक हर कोई दावा कर सकता है। लेकिन जनता आप ही को वोट करे तो क्यों? देखिए, जनता जनार्दन है और जनता ही सब कुछ है। जैसे जनता को मैंने पहले भी अपील किया था कि मैं एक जो बेसिक बच्चों की शिक्षा हो गई और उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था, जिनसे उनके सपने पूरे हो सके। जो लोग कोटा जाना चाहते हैं, कहीं बाहर पढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है पढ़ा सके, और सबसे शुरुआती तो मेरा रहेगा कि मैं उस चीज़ पे काम करूं जिस पे लोग जनरली बात नहीं करते हैं। आप देखेंगे तो लोग किस पे बात करेंगे, लोग सड़क पे बात करेंगे, गड्ढों पे बात करेंगे, लोग कहेंगे कि कूड़े का वो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें परफेक्ट है। लेकिन पुपड़ी जहाँ तक जो हमारा अनुमंडल मुख्यालय है, जो जनकपुर रोड नगर परिषद क्षेत्र है, और उसका विस्तार किया गया है, अभी इसी वर्ष में उसका नगर पंचायत से नगर परिषद में परिणत किया गया है, तो जो उन्नति मिली है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ के रहने वालों को सुविधाएं प्राप्त नहीं है। जैसे कि नगर परिषद क्षेत्र में जल जमाव की समस्या बहुत सारी, यहाँ फॉगिंग मशीन होते हुए हर वार्ड में फॉगिंग नहीं की जाती है, जिससे मच्छरों का प्रकोप आए दिन बढ़ते रहते हैं। मैं भी पुपड़ी में ही निवास करता हूँ, इसलिए भुक्तभोगी हूँ, और पौष इलाका जो एक राजबाग का पौष इलाका कहा जाने वाला है पुपड़ी का, मैं उसमें रहता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ भी स्थिति बद से बदतर है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। तो जैसा मैंने बोला कि जो शिक्षा है उस क्षेत्र में काम करना है, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना है, और लघु उद्योग रोजगार के अवसर पैदा करने हैं। और ये जो बुनियादी चीज़ें आपने कही, जिसमें जल जमाव वो एक भारी समस्या है, और जिसमें पुपड़ी के लिए रैक पॉइंट एक बहुत बड़ी समस्या आपने है। खुद मुद्दा उठाया, मैं कुछ देर के बाद आपसे पूछने वाला था। मैं सभापति के उम्मीदवारों से जानबूझकर अभी मैं खरोच कर उनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भाई ये रैक पॉइंट की समस्या कब तक, अभी तक एक ही नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, लेकिन एक जो उम्मीदवार हैं सभापति के, उन्होंने ऑन कैमरा मुझसे वादा किया था कि 2023 के मार्च के पहले ही हटाने का मेरा 100% वादा है। लेकिन अब वो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, लेकिन उन्होंने वादा किया है। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी बात कहाँ तक सत्य होती है बस। और आपने बात उठाई रैक पॉइंट वाली, बहुत खुशी हुई मेरे दिल से, जो अंदर में खुशी हो रही है। रैक पॉइंट से मैं भी दुखी हूँ, क्योंकि मुझे उसी होकर आना जाना होता है, और धूल वाली जो सांस वहाँ पर हम लोग लेते हैं, दमा, टीबी, कैंसर, समझिए हम लोगों को फ्री में मिल रहा है। बिल्कुल, तो देखिए बात सही है। रैक पॉइंट का मुद्दा जो है वो एक ऐसा संसदीय मुद्दा है जिसको लोग नहीं उठाते। और क्यों उठाएंगे, मैं बता रहा हूँ कि बस वो लोग, बहुत सारे लोग हैं, शायद आपको भी नाम पता होगा, मुझे भी पता है, उन्हीं से जुड़े हुए हैं वो लोग। ठीक है, तो बिल्कुल, तो वो नहीं उठाएंगे, और मतलब लोग डरते भी हैं ऐसी ये बात करने से। पर जब आपकी नियत साफ हो और आप साफ नियत के साथ आते हैं मैदान में, अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, इरादा पक्का हो, तो बिल्कुल आप बात उठाते हैं। और उसके बाद फिर जो आपने जैसे बताई कि मच्छर का प्रॉब्लम हो गया, जल जमाव का हो गया, पानी समस्या जहाँ का वहाँ समस्या का समाधान हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक मच्छर के लार्वा बनेगा ही नहीं। बिल्कुल, जो आपका कूड़ा जहाँ तहाँ फेंका रहता है उसका व्यवस्था नहीं है, व्यवस्थापन हो, पूरे बिल्कुल का प्रबंधन, उचित प्रबंधन हो, जिससे हम कुछ पैदा कर सकें। बिल्कुल, जैसे कि हम कूड़ा यहाँ से उठाए, प्लास्टिक वाला कूड़ा है, इससे कुछ पेट्रोल बनता है या कुछ और बनता है, कुछ और बन सकता है, तो फिर उसका इस क्षेत्र में, हमारा विकास के क्षेत्र में हम विकसित में आए हैं ना। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे काम तो करना ही है। अब जैसे आपने कूड़े वाला कहा, तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल और उसका रिसाइकलिंग होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत छोटे स्तर पे आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा।
लोगों को रोजगार मिलेगा। आप अगर रिसाइकलिंग प्लांट लगाते हैं, सूखा गीले कचरे का, जैसे आप दिल्ली जैसी शहरों में देखेंगे तो वहाँ पे रिसाइकलिंग होती है, वहाँ पे उनसे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं उनको। अपने मुजफ्फरपुर में एक नौजवान है जो कचरे से पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन कर रहा है, पेट्रोल डीजल निकाल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल करनी है। और दूसरा जो अभी तक के भ्रमण के दौरान मैंने अनुभव किया है वो ये किया है कि अपग्रेड तो कर दिया गया नगर पंचायत से नगर परिषद, लेकिन मुझे लगता है कि सुविधाओं का घोर अभाव तो है ही, और वो उसका जज करने का जो पैमाना था, मुझे लगता है वो पैमाना कहीं ना कहीं गलत था बहुत सारे क्षेत्रों में। क्योंकि आप देखेंगे उन क्षेत्रों में गलियां नहीं है जाने को, मतलब आप अगर देखेंगे तो संकरी गलियां हैं, उसमें इतने कीचड़ भरे हुए हैं और वो नगर परिषद का हिस्सा बना है। जैसे लगता है ग्रामीण क्षेत्र में भी लगता है कि गया गुजरा हो, फिर भी वो नगर परिषद के क्षेत्र में जोड़ दिया गया है। एग्जैक्टली, उसको ग्राम पंचायत के अंदर ही पहले डेवलप करना था और उसके बाद उसको कहीं ना कहीं नगर में जोड़ना था। पर चूंकि अब ये सब चीज़ें हो गई तो उस पर बात करने का मतलब नहीं है। अब बात ये करनी है कि हमें उसको कैसे डेवलप करना है, हमें वो जो गलियां हैं उसको कैसे सही बनाना है, उसमें पक्के सड़क कैसे होने चाहिए, लोगों के आने जाने का सुविधा कैसे होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब जाता हूं अपने भ्रमण पे तो मैं लास्ट घर तक जाता हूं, और उस लास्ट घर में जहां मैं गया हूं मैंने देखा है कि लोगों ने मुझे बोला है कि आप पहले कैंडिडेट हैं जो अंतिम घर तक पहुँच रहे हैं। 2 घर अंतिम घर होता है या 1 घर होता है, और उन जगह तक जाने का सुविधा नहीं होता, लोग छोड़ देते हैं, बोलते यार ये कीचड़ मैं फान के नहीं जाऊंगा और मैं छोड़ दूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि लोग समझदार हैं, अगर आप लोगों से पैसा लेते हैं तो बिल्कुल बहुत सारे लोग करोड़पति हैं, आपको पैसा देंगे लेकिन दोबारा आपकी तरफ वो देखने नहीं आएंगे। तो मेरा सबसे अपील है कि कभी भी 500, 1000, 2000, 10,000 इनके पीछे नहीं जाएं। आपकी अगली जनरेशन, क्योंकि आप जब एक वोट देते हैं तो सिर्फ आप अपने लिए नहीं सोचते हैं, आप अपनी पीढ़ी के लिए आपको सोचना पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि आपकी पीढ़ी के लिए जो सही काम कर सकता है और जो सही विजन, सही सोच के साथ आया है, आपको उनको वोट देना चाहिए। और रही बात ठेकेदारी की, तो अब वो धीरे धीरे समय खत्म होता जा रहा है। लोग समझदार होते जा रहे हैं। इंसान का खुद का चेहरा है, आपको अपने चेहरे पे पहचान मिलती है, आपके काम पे पहचान मिलती है, काम पे आपको वोट मिलता है। जो बीच के ठेकेदार हैं उनका समय खत्म होता जा रहा है और आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, और जनता जागरूक हो चुकी है। मुझे लगता है कुछ समय में ये चीज़ आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी कि कोई भी बीच का ठेकेदारी ले रहा है, अभी भी ख़त्म हो रही है वो चीज़ें। और मैं सबसे यही आग्रह करूँगा कि जो भी ऐसे लोग हैं उनको आप दरकिनार करें, खुद सोचे समझे परखें, और आपको लगता है आप ओपन डिबेट के लिए आमंत्रित करें लोगों को। मैं तो बोलता हूँ कि बीच मार्केट में एक आप स्टैंड लगाएं जहाँ पे जो भी सभापति या उपसभापति के दावेदार हैं उनको हाँ आशीष जी, मेरी कोशिश रहेगी कि हम जब चुनाव के 2-4 दिन बाकी रहेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप लोगों की जितने भी उम्मीदवार हैं, उपसभापति का अलग, सभापति का अलग, वार्ड सदस्य का, सबका अलग अलग करके इस तरह का एक कार्यक्रम का आयोजन करें जिसमें सारे को डिबेट में बुलाया जाए और इज्जत के साथ, सही मर्यादा रखते हुए और इस डिबेट को किया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी, हम व्यवस्था में लगे हुए हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा मानसिक विकास होगा। कौन सा उम्मीदवार कैसा है, भाई हमको धन के पीछे नहीं जाना है। हम बार बार हम अपने दर्शकों से भी आग्रह करते हैं कि अगर आप वोटर हैं, आपको वोट देना है, तो आप अपना वोट का सौदा न करें, क्योंकि आप अपने आप का सौदा करते हैं। तो अपने आप का सौदा न करें और वोट का सौदा न करें, और अपने दिमाग से सोच के समझ के जो हो वो फैसला लें। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। ओपन डिबेट होना चाहिए और ओपन डिबेट पे आप आमंत्रित करिए सबको, सारे लोग अपना विजन रखेंगे और जनता सबका काम देखेगी। पास्ट रिकॉर्ड देखना चाहिए जनता को कि हिस्ट्री क्या है, लोगों ने समाज के लिए क्या किया है, लोग आगे क्या करना चाहते हैं, और वो सब देखकर सुनकर समझ के परख के आप वोट कीजिए। और मुझे लगता है कि जनता बहुत जागरूक हो गई है, बहुत समझदार हो गई है, अच्छे लोगों को चुनेगी और उनसे उनका क्षेत्र का विकास जो है वो बिल्कुल होगा। और कहीं ना कहीं सारे लोग इसके लिए वचनबद्ध हैं, क्योंकि ये सबकी कर्मभूमि है, तो सबका ये फर्ज भी बनता है कि यहाँ के लिए सोचे और यहाँ के लिए अच्छा करें। चलिए आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इतनी चुनावी समय में भी आपने अपना कीमती समय निकालकर मुझे दिया। मिथिलांचल न्यूज़ बिहार झारखंड परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी मंगल शुभकामना बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ।
और मैं क्षेत्र में आता रहूँगा, मिलता रहूँगा, अपील करता रहूँगा आप लोगों से, और सोच समझ कर वोट करें। और मैं तो कहूँगा कि मुझे परखें आप एक बार, मौका दें, और जब आपको लगे कि ये इनकी सारी चीज़ें सही हैं तो बिल्कुल मुझे आगे मैदान में लेके